जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण समझने से पहले हमको ये पता होनी चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। पहले हमको पदार्थ को समझना होगा। दूसरी बात, हमको समझना होगा कि पृथक्करण किसको बोलते हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे तब हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे, पदार्थों का पृथक्करण आखिरकार होता है क्या। सर्वप्रथम पदार्थ की बात करें। पदार्थ क्या होता है? देखिए, कोई भी वस्तु है जो कुछ स्थान घेरती है, जिसका कोई निश्चित वजन है या भार होता है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे आप एक डोंगा ले लीजिए, डोंगा का स्थान घेर रही है, ठीक। इसका कोई निश्चित वजन भी है, इसका भार भी है। ये क्या है आपका? ये आपका पदार्थ है। उदाहरण के लिए आपके पास क्या हो सकता है पदार्थ में? यदि हम उदाहरण की बात करें, आपके पास क्या है? कार। आपने देखा होगा कार, वो क्या है आपकी? एक पदार्थ तो है। आपकी लकड़ी हो गई, स्थान घेर रही है। आपकी पुस्तक हो गई, आप पढ़ते हैं। आप कलम है, आपका चाय का प्याला है, आपकी छन्नी है, राइट। ये सब क्या है? आपके पदार्थ हैं। अब समझते हैं कि पृथक्करण क्या है। पृथक्करण क्या है? देखिए, पृथक्करण से आप समझ पा रहे हैं कि अलग करना। क्या? अलग करना, ठीक। तो क्या है पृथक्करण की? वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम पदार्थ के किसी मिश्रण से पदार्थ को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। जैसे आपने चाय बनाई घर में, जैसे कि हम इस चित्र से समझते हैं, आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने क्या करा, हमने चाय बनाई। चाय बनाते समय हम उसमें पानी डालते हैं, उसमें हम चीनी, उसमें हम चाय पत्ती, उसमें इलायची, उसमें अदरक स्वाद अनुसार डाल देते हैं, ठीक है। चाय उबल गई, फिर हम क्या करते हैं? चाय को छानते हैं। क्या आप चाय पत्ती सहित चाय को पीते हैं? नहीं। हम क्या कर देते हैं? चाय को छानते हैं और छन्नी की मदद से चाय पत्ती को अलग कर देते हैं। तो हमने क्या करा? पृथक्करण किया। क्या किया? पृथक्करण किया। हमने किसके माध्यम से इसको अलग किया? छन्नी के माध्यम से हमने इसको अलग किया। तो पृथक्करण को हमने क्या समझा कि यह वह प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? पदार्थ के किसी मिश्रण से पदार्थ को अलग करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने चाय की पत्तियों को क्या करा? अलग किया। किसके माध्यम से? छलनी के माध्यम से। देखिए, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। फसल की कटाई हुई, अनाज को क्या वो भूसे से अलग करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, ठीक है। रेशों से बीजों का क्या करते हैं? पृथक करने के लिए कपास को ओढ़ते हैं, ठीक। आपने नमकीन की दलिया, पोहा खाया होगा, ठीक है। तो आपने ये भी पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है। आपने देखो कि खाने में मिर्च होता है तो क्या करते हैं? आप मिर्च को निकाल देते हैं ताकि तीखा नहीं लगे। तो हम किसी मिश्रण को पदार्थ से बाहर निकालना, वही आपका पृथक्करण होता है। जैसे दूध या दही से मक्खन को निकालना, ठीक है, किसके माध्यम से? मंथन करने के माध्यम से। जैसे ये महिला हैं हमारी, ये क्या कर रही हैं? मक्खन निकाल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? गुड क्वेश्चन है ये। देखिए, सर्वप्रथम पृथक्करण का प्रक्रम क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस उद्देश्य से? आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एविएशन की तैयारी करने हैं, आपको इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डेवलपर बनना है, तो आप उसका अध्ययन करते हैं। उद्देश्य है आपका। बिजनेस करना है तो आपको एमबीए करते हैं, ठीक है। अब क्या है? पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं?
तो हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे चावल से पत्थर को अलग करना। माताएं क्या होती हैं, चावल बनाने से पहले उसको देखती हैं इसमें कि कंक्रीट तो नहीं है, ताकि हम खाना खाएं बाद में और हमारे दांतों के बीच में आ जाए। फिर कंक्रीट सी महसूस होती है, झंझनाहट सी महसूस होती है। तो हमारी माताएं, बहनें या जो भी छात्र छात्राएं बाहर पढ़ती हैं तो क्या करते हैं, चावल को बीनने के लिए अलग किया जाता है, कंक्रीट को अलग करते हैं। ठीक है, तो क्या दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। हमारा उद्देश्य क्या है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं। जो उपयोग में है उसको एकत्र कर लिया जाता है, जो उपयोग में नहीं है उसको बाहर कर लिया जाता है। क्या आप कंक्रीट को खाएंगे? नहीं ना, तो उसको अलग कर दीजिए। यही हमारा इसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। आप कंक्रीट को क्या इकट्ठा कर करके रखेंगे? नहीं, आप उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। मक्खन बनता है, ठीक है, जो भी चीज़ बच जाता है आप उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। मक्खन करते जाइए, कब पानी छोड़ देता है, क्या आप पानी को भी डालते हैं? नहीं, मक्खन निकाल देते हैं, पानी को आप फेंक देते हैं या फिर आप प्लांट में डाल दीजिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। चाय की पत्तियों का पृथक करना। इसमें क्या होता है, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। देखिए क्या होता है, हम जैसे किसी भी पदार्थ या वस्तु के इस्तेमाल से पहले हम क्या करते हैं, मौजूद जितने भी अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ होते हैं हम उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, पृथक करने की आवश्यकता होती है, मतलब हम उसको अलग कर देते हैं। कभी कभी हम उन पदार्थों को भी अलग करते हैं जो उपयोगी हैं, जिन्हें अलग से इस्तेमाल करने की हमको क्या होती है, ज़रूरत होती है। देखिए कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कर सकते हैं जिनके गुणधर्म में अधिक क्या होती है, भिन्नता होती है। ठीक है, देखिए अब बात आता है कि पृथक करने की विधि क्या है। आखिरकार हम किन विधियों के माध्यम से अलग करते हैं। देखिए जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बहुत ही कंपलसरी होता है। यदि आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को आप पकड़ लिए तो आपको इससे आंसर राइटिंग लिखने में मदद हो सकती है। ठीक है, आपके इससे कॉन्सेप्ट को स्ट्रोंग ये क्या कर देती है, स्ट्रोंग कर देती है। तो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए हम पृथक्करण की क्या क्या विधि कर सकते हैं। हस्तचयन, हस्तचयन से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए हस्तचयन में क्या होता है, इसमें हम हाथों के माध्यम से पदार्थों क्या करते हैं, अलग। ठीक है, इसमें हस्त का मतलब हो रहा है हाथ, हस्त से क्या पता चल रहा है, हाथ। तो हम क्या करते हैं, इसमें हाथों के माध्यम से पदार्थों को अलग करते हैं। ठीक, इस विधि में जैसे हम क्या करते हैं, गेहूँ, चावल, दाल के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत ही अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि है। ये क्या है, देखिए जैसे चावल को बीन रहे हैं उसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ अशुद्धियाँ अक्सर कमी होती हैं। इसी कारण से हम उसको हाथों से ही हम इसको अलग कर लेते हैं और हमको आसानी हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्या, थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या है, देखिए आपने देखा होगा समय गेहूं का सीज़न चल रहा है, अभी गेहूं की कटाई होगी तो उसमें क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। तो थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अनाज के कणों को उसके सूखे पौधों से क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, या फिर सूखे पौधे की क्या होती है, डंडियों को पीट पीट कर, देखा होगा आपने एक पट्टे पे उसको पीटा जाता है।
पीट कर क्या करते हैं, उससे अनाज को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, ये कार्य कभी कभी तो बैलों के माध्यम से और अधिक मात्रा पर थ्रेशिंग मशीन की सहायता से भी किया जाता है। ठीक है, देखिए आपने खेतों अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। ठीक है, जो गट्ठर बंधे रहते हैं, बाद में इसको बांध देते हैं। तो पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। फिर प्रत्येक सूखे पौधों को डंडी पर अनकड़ लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अनकड़ों की संख्या की कल्पना कीजिए। देखिए जो किसान होते हैं वो अनकड़ों को सूखे पौधे के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकड़ आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अनकड़ों की डंडियां से कैसे पृथक किया जाता है, ये प्रोसेस है। तो क्या आप बोलोगे कि सूखे पौधों की डंडियों से अनकड़ों अथवा अनाज को पृथक करने के लिए हम थ्रेसिंग की प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, डंडियों को पीटकर अनकड़ों को पृथक किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पीट रहे हैं, अनाज बाहर निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर गंठरियाँ बंधी हुई हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है, बैलों की सहायता से भी किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी मशीनों की थ्रेसिंग मशीन भी आती है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। निष्पावन क्या होता है, निष्पावन वह प्रक्रिया होती है जब हम किसी मिश्रण के भारी और हल्के पदार्थ को क्या करते हैं, वायु की मदद से क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, जैसे माता है। ठीक है, वायु की दिशा क्या है, किस डायरेक्शन में है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये आपकी क्या है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। हवा की दिशा किस डायरेक्शन में है, पूरब की दिशा में है। ठीक है, अब सूप क्या है, सूप भी आपके किस डायरेक्शन में, हवा की दिशा में है। ठीक है, इसको ये घूंटती हैं, ऊपर नीचे करती हैं, जिससे क्या होता है, भूसा हवा के माध्यम से उड़ जाता है और अनाज नीचे गिर जाता है। यही आपकी कौन सी प्रक्रिया है, निष्पासन है। तो ये क्या कर रही हैं, महिला, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक सूप की मदद से क्या कर रही हैं, सूप की मदद से अनाज में से भूसे को अलग कर रही हैं। हल्का होने के कारण भूसा हवा की दिशा में उड़कर क्या होता है, इकट्ठा हो रहा है, जबकि अनाज के कण क्या है, भारी हैं, तो वो नीचे गिर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम निष्पासन की प्रक्रिया का प्रयोग कब करते हैं, सूखी रेत और लकड़ी का बुरादा हो गया, चीनी और नमक आदि को अलग करने के लिए निष्पासन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, निष्पासन विधि का प्रयोग हम किस में करते हैं। ऑप्शन ए सूखी रेत, सेकंड लकड़ी का बुरादा, थर्ड चीनी और नमक आदि को अलग करने में, या सभी। आपका आंसर आएगा सभी। चालन, आपका आ गया चालन। चालन से आप समझ रहे हैं चालन का प्रयोग क्या है। चालन का मतलब होता है जब छलनी के माध्यम से या उन पदार्थों को अलग करते हैं जिनका आकार अलग अलग है, इस प्रक्रिया को चालन विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आटा है, आपने माता जी को देखना जब वह रोटी सेकती हैं, रोटी सेकने से पहले वह क्या करती हैं, आटा निकालती हैं। आटा के बाद क्या होता है, छन्नी से उसकी क्या करती हैं, छानती हैं। जो साफ़ आटा होता है वो नीचे आ जाता है, उसमें जो छोटे मोटे जो कण होते हैं वे ऊपर हो जाते हैं। वे छलनी को क्या होता है, उसमें अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके या तो गाय को खिला सकते हैं या फिर उसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो आटा के बाद ही गूंदनी हो गई, तो इसमें क्या है, छलनी का क्या होगा, छेद छोटा होगा। ठीक, जैसे कंकड़ पत्थर वाले रेत का जो पृथक्करण होते हैं, क्या इसमें छोटे छोटे होंगे, नहीं, इसमें कंक्रीट के हिसाब से आपकी बड़ा होगा। ठीक है, देखिए जो आपके बड़े चालन होते हैं उसमें क्या प्रयोग होता है, जैसे रेत है, रेत से हमको क्या करना है, कंकड़ को अलग करना है, जैसे ये कंकड़ को अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो वह किसका प्रयोग करते हैं, बड़े चालन का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए अब आता है अपसादन, निस्तारण और निस्यंदन क्या होता है।
सर्वप्रथम हम समझते हैं कि अपसादन क्या होता है। अपसादन क्या होता है, देखिए जब हम किसी भी मिश्रण में जल को मिलाते हैं, ठीक है, तो भारी पदार्थ या जो होते हैं अवयव नीचे तली में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, अपसादन कहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि इसका उदाहरण बताइए। देखिए मिट्टी है, ठीक है, या आप जल लीजिए, जल में आप मिट्टी को डाल दीजिए, क्या होगा, जो आपकी मिट्टी होगी वह आपकी क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अपसादन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, जो भी अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए ऊपर से साफ जल या द्रव को दूसरे बर्तन में डालते हैं, तो ये क्या कहलाती है, आपकी निष्पादन कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, निष्पादन कहलाती है। तो वही है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़े लेने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या मिट्टी एवं जल का मिश्रण है, ठीक, ये अघोलित पदार्थ की क्या है, ये मिट्टी है, ठीक है। हम आगे समझते हैं। देखिए जब भी हम किसी तरल का क्या मतलब होता है, द्रव पदार्थ में से जब हम ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो यही आपकी क्या कहलाती है, निस्यंदन। मतलब निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टर करना कहलाते हैं। देखिए जैसे चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं, बोलोगे कि हाँ, तो यही क्या है, निस्यंदन, फिल्टर करना, ठीक है। अब बात आती है, हम निस्यंदन जो फिल्टर करते हैं किस किस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए हम कपड़ा, छलनी और हम फिल्टर पेपर आदि का प्रयोग करते हैं। जो आपका जो फिल्टर पेपर होता है वो क्या है, निस्यंदन है, जिसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका फिल्टर पेपर, ये क्या है आपका फिल्टर पेपर, इसकी मदद से क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, ठीक है। अब देखना बचपन में हम क्या करते थे, शंकु बनाते थे, ठीक है। ये क्या है, फिल्टर पत्र को हमने क्या करा, मोड़ा, उसके प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, निस्यंदन की क्रिया को कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आपके ठोस पदार्थ होंगे वो शंकु में रह जाएंगे और बाकी आपके क्या होगा, नीचे चला जाएगा। देखिए साधारणतः क्या होता है, फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, पनीर के ठोस कण तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। अब बात समझते हैं आपका वाष्पन। आपका क्या है, वाष्पन क्या है, ठीक है। देखिए किसी द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, वाष्पन, ठीक है। जैसे हमको समुद्र के किनारे से नमक निकालना है, ठीक है, तो वह प्रक्रिया क्या है, वाष्पन। आप कैसे निकालते हैं, खेद बना लेते हैं, आपने खेद बना ली, आपने समुद्र से क्या करा, जहाँ पर नमक है सारा पानी इसमें इकट्ठा कर दिया, फिर क्या होता है, सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, फिर वाटर क्या होता है, वेपर हो जाता है, वाष्पन हो जाता है, और फिर आपकी पानी तो भाप बन कर उड़ गई, फिर आपका क्या बचा, आपका क्या बचता, नमक। फिर उसको इकट्ठा करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना, इस पर देखिए आग लग रही है, यह भाप से क्या होगा, ये उड़ जाएगा आपका। हमने क्या करा, इसमें मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया, ठीक। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, ठीक है। जैसे समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं, उन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है, जो मैंने अभी आपको बताया। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है
मतलब क्यारी बना दी जाती है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। तब कुछ समय बाद क्या होता है, सारा जल वाष्पित हो जाता है, ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया वही इन्होंने यहाँ लिखा है। देखिए इस प्रकार से समुद्र से जल नमक प्राप्त करना, ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखो क्यारी बनाई इन्होंने, पानी वाष्पित हो गई, अब यहाँ क्या बचा, नमक हुआ। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, अब आती है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग क्या कहलाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, वाष्पन और ये आपका संघनन का चित्र है, इस पे भी हम अभी चर्चा करेंगे। तब हम समझते हैं ये संघनन किसे कहते हैं। देखिए संघनन में क्या होता है, जो आपके जल वाष्प होते हैं, ठीक है, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। जैसे आप एक काम कीजिए, वाष्पित जल की एक बूंदें संघनित होकर दूसरे पदार्थ में इकट्ठा हो रही हैं। देखिए संघनित हो रही हैं, ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है, दूसरे पदार्थ में क्या हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज दैट इसमें दूध गर्म हो रहा है, आप निकालिए इस पर, जब आप देखेंगे इस पर आप क्या देखेंगे, बूंदे देखेंगे, संघनित बूंदों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। जब हम द्रव में किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो उससे विलयन बनता है। ठीक, जब किसी विलयन में और पदार्थ न घुल सकते तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण, आप एक गिलास लीजिए, ले लिया, गिलास में पानी में नमक को अच्छे तरह से घोल लीजिए। पानी है, आपने इसमें नमक डाला, अच्छे तरीके से आपने क्या करा, इसको घोल लिया। फिर आप एक काम करना, एक चम्मच लेना, एक आप चम्मच लेना, फिर आप उसमें क्या करना, नमक को जल में तब तक घोलें जब तक जल में अधिकतम नमक घुल सकता है। इतना आप चम्मच से घुला दें, बिल्कुल ही न दिखे इतना। फिर कुछ वक्त बाद आप क्या देखेंगे, नमक घुलने की जगह जल की सतह में जाकर बैठ जाएगा। इसी विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। आप पानी लीजिए, एक चम्मच लीजिए, चम्मच की सहायता से नमक को घुलाइए, खूब घुलाते जाइए, घुलाते जाइए, घुलाते जाइए, जितनी तेज हो सके। कुछ समय पश्चात क्या होता है, इसमें भंवर बनने लगता है, आपने देखा होगा। फिर आप चम्मच को हटा लें, फिर आप देखेंगे क्या, इसमें नमक के कण नीचे बैठते हुए आपको प्रतीत होंगे। ठीक है, कुछ कण तो रह जाएंगे, आपको इस पर दिख जाएंगे कि हाँ वो नीचे बैठ रहे हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, उसी को ही कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया, अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ते हैं। हमने पदार्थ को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग नहीं करते। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे, हमने पहले भी देखा था। ठीक है, इसे हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए, इसमें कुछ जल मिलाइए, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है, क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना, इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते हुए देखते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, भाप निकल रही है, बोलोगे कि हाँ। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। आपने धातु की प्लेट ले ली, इसमें आपने क्या करा, बर्फ रख दिया। ठीक है, अब देखिए जो भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है। आप जितनी तेज आग से नहीं जलते जितनी आप किसमें, भाप से जलते हैं। ठीक है,
तो भाप में आपकी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। जब इसमें से ऊष्मा निकलेगी तब आपकी जो प्लेट है प्लेट भी गर्म होगी, जो आपकी बर्फ़ है बर्फ़ भी पिघलेगी, तो बूंद बूंद करके आपके इस पात्र में इकट्ठा होती चली जाएगी। वही इसमें बताया गया है। तो द्रव अवस्था में, तो क्या जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। देखिए, कई पदार्थ की होती हैं जल में घोलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए, आप कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप ये पाते हैं कि कुछ विलेयी नमक बच जाता है और विकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन क्या होता है, कहलाता है। जिस प्रकार से ये तली में देखिए नमक बैठ गया, ठीक है, तो ये क्या संतृप्त विलयन है। देखिए, जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, चम्मचों की संख्या, ये नमक है और ये चीनी है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ को घोला जाता है तो अधिकांश डॉक्टर क्या बताते हैं कि आप ठंडे पानी में घोलकर इसको आप गर्म पानी में घोलिए। ठीक, जैसे हम बात करते हैं नमक की, मान लीजिए हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यदि हम उस तापमान में क्या करें, कप के पानी में लगभग 85 ग्राम नमक को घोल दें, ठीक है, तब आप, ये बहुत सारा नमक होता है, कम से कम आप लगभग 5 बड़े चम्मच लेंगे। ठीक है, यदि हम 85 ग्राम नमक को घोलें तभी आसानी से घुल जाएगा। देखिए, चीनी की बात करते हैं। यदि आप 1 गिलास लेते हैं, ठीक है, 1 गिलास में क्या होता है, यदि आपने पानी डाला, ठीक है, फिर आपने उसमें क्या करा, 1 चम्मच चीनी डाल दिया, तब वह क्या होगा, घुल जाएगा पानी में। तब हमने मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अपसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग और निष्पादन को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सारांश में क्या बोल रहा है, हस्तचयन, निष्पादन, चालन, अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। ठीक है, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जा सकता है। ठीक, रेत और जल के मिश्रण में क्या होता है, रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें क्या होता है, अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। ठीक, किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को क्या करते हैं, पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। पदार्थों का पृथक्करण को हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर करने वाले हैं। पहला बोल रहा है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण लिखिए। देखिए, हमें किसी भी मिश्रण में से पदार्थ को अलग करने की आवश्यकता निम्न कारणों से हो सकती है। कौन कौन से, 2 भिन्न लेकिन उपयोगी पदार्थों को अलग करना, या फिर अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना, ठीक, या फिर हानिकारक अवयवों को पृथक करना। इन सब चीज़ों की हमें इसकी आवश्यकता होती है। उदाहरण मैंने आपको क्या पढ़ाया था, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को क्या करते हैं, छलनी से पृथक्करण करते हैं। एक तो इसमें चाय की पत्ती का उदाहरण हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, मक्खन को दही से अलग करते हैं, तो इसमें वो भी आ गया, मक्खन को दही से क्या करते हैं, मंथन करने के बाद अलग करते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट।
निष्पावन से क्या अभिप्राय है? ये है कहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए, निष्पावन आपकी वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी मिश्रण के भारी और हल्के पदार्थ को वायु की मदद से अलग करते हैं। निष्पावन क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है, हम भारी मिश्रण को क्या क्या करते हैं, वायु की मदद से अलग करते हैं। ठीक है, तो क्या आप कॉपी में लिखेंगे, निष्पावन वह प्रक्रिया होती है, निष्पावन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी मिश्रण के भारी और हल्के पदार्थ को वायु की मदद से करते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जो आपके हल्के भूसे होते हैं वह क्या होते हैं, वायु की डायरेक्शन में उड़ जाते हैं। ठीक है, जो आपके भारी कण होते हैं वह क्या होते हैं, अनाज हो गया तो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, ये आपका निष्पावन हो गया। तीसरा, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे धूल के कण को कैसे पृथक करेंगे? कैसे पृथक करेंगे? हस्तचयन विधि द्वारा। किसके द्वारा? हस्तचयन विधि। ठीक, आपने देखा होगा दाल बनाने से पहले माताएं अपने हाथों से कंकड़ को बाहर फेंकती हैं। चावल का भी एक उदाहरण ले ली, चावल में से कंकड़ को फेंकती हैं। ये मैंने हस्तचयन विधि में आपको पढ़ाया था। तो क्या हस्तचयन की विधि का उपयोग करके हम गेहूँ, चावल, दाल से बड़ी मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? देखिए, जब हम क्या होता है, छालन का क्या मतलब होता है, छलनी। छालन से आप छलनी समझ लीजिए, ये छालन है, भूल जाओ तो ई की मात्रा लगा दो, छलनी। ठीक, छलनी के माध्यम से क्या होता है, पदार्थों को हम अलग करते हैं, जिनका कुछ छलनी का आकार तो बहुत बड़े होते हैं, कुछ छलनी का आकार क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपकी छालन विधि है। ठीक, इससे क्या होता है, हम अशुद्धियों को छलनी से अलग कर देते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा, आपकी सीमेंट हो गई, रेत हो गई, उससे क्या होता है, मिश्रणों को जो भारी भारी कण होते हैं अलग कर देते हैं। ठीक, या फिर आप आटा को छानना, छलनी से तो आटा छानते हैं, बेसन को आप हलवा बनाने से पहले क्या करते हैं, छलनी से छाड़ते हैं, उसमें सोडी हो तो वो अलग से दिख जाए, उसको आप बाहर फेंक सकें। ठीक है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम क्या करेंगे, निस्तारण विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? निस्तारण। निस्तारण विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, जो रेत के जो भारी कण होते हैं वो बर्तन के तली में बैठ जाते हैं, इससे क्या होता है, अपसादन कहते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, जो पानी हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है। और पानी को और साफ करने के लिए हम क्या इसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर का प्रयोग करते हैं। फिल्टर से क्या होता है, हम छान कर अलग करते हैं। ठीक है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे बताइए। हाँ, संभव है। आप क्या करोगे, चालन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, आटे के जो छोटे छोटे कण होते हैं छलनी से निकाल जाएंगे और चीनी छलनी में रह जाएगी। छलनी लें, हाथ से इसको छाने, जो आपके जो आटा होगा वो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगी, आपकी चीनी बचेगी। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, आपने गिलास में पंकिल लिया, इसको बिना हिलाए इसको ऐसे रख दें, थोड़ी देर बाद क्या हो जाए, जो गिलास की जो तली में जो अशुद्धि होती है ना, वो आपके कहूँगी नीचे बैठ जाएंगी। ठीक, जो क्योंकि जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो आपके भारी होते हैं, तो नीचे बैठ जाते हैं। तो यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, अपसादन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अपसादन। ठीक, अब आपको क्या करना है, जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कर लीजिए। गिलास को आपको तिरछा करना है थोड़ा सा, आपने तिरछा कर लिया। उस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में क्या करना है, उड़ेलना है। इसमें उड़ेल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रक्रम को हम निस्तारण कहते हैं। ठीक है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है?
निस्यंदन। क्या कहलाती है? निस्यंदन। समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वाष्पन। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण। ठीक। अब बात आते हैं सत्य और असत्य पे। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है? बताइए। आंसर है गलत। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं? गलत। चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए निस्यंदन द्वारा प्रयोग किया जा सकता है? गलत। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है? गलत। अब क्या है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। देखिए, शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने के बाद में डालनी चाहिए। ठीक है, पहले आप चीनी को घोलिए शिकंजी में, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? बर्फ़ को डालना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ठंडे पानी की तुलना में क्या होता है, चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसमें क्या होता है, आपकी चीनी आराम से घुल जाती है। लेकिन ठंडे पानी में आप करोगे तो वह घुलने में दिक्कत होती है। ठीक है। लेकिन निष्पावन करने वाले गुस्ताव गोरबेट की एक पेंटिंग नान्ते फ्रांस से ली गई है। देखिए, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।